नमस्कार, जोहार, जिंदाबाद साथियों। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। आज विगत कई सालों से हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से आदिवासी अधिकारी कर्मचारियों की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। इनके गले में भी सरकारी जो पट्टा है वो किसी गुलामी पट्टे से कम नहीं है। और आप सभी देख रहे हो कि जो वैचारिक मूवमेंट चला है वो कहीं ना कहीं वैचारिक क्रांतिकारी जो आगाज हुआ है वो कहीं ना कहीं युवाओं की वजह से ही आया है। सोशल मीडिया के माध्यम से आया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इनके जरिए लोग आपस में जुड़े और समाज के संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और देश के किसी भी कोने में यदि कई आवाज़ उठती है, किसी का भी किसी भी दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उनका शोषण होता है या उनके खिलाफ कुछ भी गलत होता है, तो देश के कोने कोने से आदिवासी समाज के प्रत्येक संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ प्रतिक्रिया दर्ज करता है, जताता है, नाराजगी भी दर्ज करता है। और कई बार प्रदर्शन हुए जिसमें अधिकारी कर्मचारी से लेकर सोशल मीडिया पे मेरा निलंबन का जो आदेश है जिस तरह से वायरल हुआ है, और आप सबके जो सवाल है वो सबके एक जैसे सवाल है और सबके सवाल समाज को लेकर ही है। सबसे बड़ा सवाल था, क्या सामाजिक विचारक या सामाजिक कार्यकर्ता या आदिवासी समाज का, ही विशेष करके आदिवासी समाज का, क्योंकि देखो आप देखते हो गैर आदिवासियों में तो वो किसी भी बड़े बड़े मंच पर जाके अपनी बात रखते हैं, बोलते हैं, यहाँ तक कि झंडे भी उठा लेते हैं पार्टियों के और उनका प्रचार भी करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली करते हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको मन चाहे जगह ट्रांसफ़र भी मिल जाता है, सारी चीज़ें हो भी जाती है, मलाईदार पोस्ट पे भी वही लोग रहते हैं। हमारे तो दलित, पिछड़े जो लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, उनको तो बड़ी मुश्किल से यदि वो डिप्टी कलेक्टर भी बन जाए तो एसडीएमशिप नहीं मिलती है। दूसरा, यदि वो अच्छा इंजीनियर भी होगा तो उसको कहीं ना कहीं लूप लाइन में रखेंगे। तो ये अभी से नहीं, वर्षों से चलता आ रहा है। और मेरे हाथ में ये एक बुक है, ये भारतीय संविधान है। हम जो भी करते हैं इसके दायरे में करते हैं और इसको पढ़ के समझने के बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें आर्टिकल 19 स्वतंत्र का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और उसमें वाक स्वतंत्र आदि विषय कुछ अधिकार का संरक्षण है। उसमें आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको, आप शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी सम्मेलन कर सकते हो, संगठन बना सकते हो, और भारत के राज्य क्षेत्र में संवर्धन, आवाज, संचरण का भी है। फिर उसके बाद में एक दो चीज़ें और मैं बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि ये जो आदेश है वो कहीं ना कहीं इसके इर्द गिर्द घूमता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये आर्टिकल 29। इसमें ये भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भी भूभाग में नागरिकों किसी भी अनुभाग में उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उससे बनाए रखने का अधिकार होगा। मतलब आपको अपने समाज की सारी चीज़ें बचाने का हक, अधिकार है, ठीक है। उसके बाद जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, अधिसूचित क्षेत्र 244 ए के, फिर 13(3) का, जिसमें हमारी रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। मतलब आपके ऊपर लोकसभा ना विधानसभा, ग्राम सभा का यदि प्रस्ताव, जब तक रूढ़िगत ग्राम सभा, सरपंच सचिव वाला भी नहीं, इन लोगों ने जो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव ठहरा हुआ है ना, वो सिर्फ सरपंच सचिव का समझकर अब हमारे यहाँ काम थोपना चालू किया है। ये ग्राम सभा का प्रस्ताव 244 एक 13(3) का में लागू नहीं होता है। वहाँ रूढ़िगत ग्राम सभा का बल है। वहाँ रूढ़िगत ग्राम सभा मतलब वहाँ के जो पंच है, पटेल है, स्थानीय लोग हैं, उनको पावर है। यदि वो बैठकर ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे यहाँ तो अपनी इच्छा अनुसार अपने ग्राम में ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, और उसके लिए गवर्नमेंट को भी बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्राम सभा का जो पावर है वो माननीय दिलीप सिंह जी भूरिया, जो हमारे आदिवासियों के मतलब मसीहा की तरह माने जाते, पूजे जाते हैं, उनका ही कॉन्सेप्ट था पैसा एक्ट, और उसमें ये सारे प्रावधान भी किए गए थे।
लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उसको अमल आज तक नहीं लिया गया, अमल किया नहीं गया। और अमल नहीं किया गया, अब हमारे जैसे थोड़े बहुत पढ़े लिखे युवा आवाज़ उठा रहे हैं समाज के नाम पर, बेरोजगार युवा, किसान भी, सभी प्रकार के लोग, सभी लोग यदि अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर काम करता है। वो किसके माध्यम से काम करता है? सिस्टम के माध्यम से करता है। देखो, नेता कोई भी डायरेक्ट खुल के कोई कार्रवाई नहीं करता है, न कर सकता है, उनके हाथ में सिस्टम होता है। तो मेरे ऊपर भी जो हो रहा है, आप सभी देख रहे हो, मैं प्रशासनिक स्तर पर इतना दुखी नहीं हुआ क्योंकि मेरा स्टाफ जानता है कि मैंने क्या काम नहीं किया और कौन सा किया है। उनका जो आरोप है, पहला आरोप है नेमावर, दूसरा मानपुर, तीसरा कसरावद, 3 घटनाओं को लेकर। अब आप बताओ, आप क्या चाहते हो कि मेरे समाज की बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है? अरे मेरे ही समाज की क्या है यार, देश की किसी भी समाज की, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म वर्ग की लड़कियों का, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दो, उनको मार डालो, मार डालने के बाद उनको 10-10, 12-12 फीट के गड्ढे कर दो और उस गड्ढे में नमक भी डाल दो, यूरिया भी डाल दो और उनकी बॉडी खत्म कर दो, है ना? और वहाँ का पुलिस प्रशासन सो रहा था। ये एक बात ध्यान रखना, इतनी बड़ी घटना हो गई जब 1 महीने पहले से वो जो पीड़ित परिवार था वो उनके आगे पीछे पुलिस प्रशासन के पीछे घूम रहा था, टीआई के चक्कर लगा रहा था कि हमको न्याय दो, हमारी बहन बेटियों को ढूंढो, लेकिन उनको कोई मतलब कुछ भी संवेदनशीलता नाम की चीज़ होती है वो टच से मस नहीं हुए। वो तो शुक्र करो कि अपने जैसा एक युवा पत्रकार भी था जिसने ये सारी चीज़ें खोद के निकाली और बताया कि यहाँ पर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तब जाके वो हरकत में आए और फिर एफआईआर के बाद में तलाशी जारी की। तो आप बताओ, वहाँ पर प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा कांड हो जाता है, ठीक है, वो टीआई निलंबित नहीं होता है, समझ लो, वो टीआई निलंबित भी नहीं होता, वहाँ का एसपी भी नहीं होता है, वहाँ के डीएम साहब भी नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि उस जो एक राष्ट्रीय स्तर की घटना है जिसका विरोध पूरा देश कर रहा है, निर्भया कांड में हमने भी मोमबत्तियां जलाई थी, हाथरस में भी जलाई थी, हमने आज तक देश में कोई पक्षपात नहीं किया। लेकिन नेमावर की घटना में मीडिया ने जो पक्षपात किया, देश के नेताओं ने जो पक्षपात किया और देश की जो जनता ने पक्षपात किया, वो सबसे बड़ा आक्रोश का कारण बना और इसी वजह से युवाओं का सैलाब गया और युवाओं ने आक्रोश में सारी बातें निकाली। अब मेरी बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है और मैं उसके खिलाफ आप आक्रोश जाहिर नहीं करूँ ये सोच के कि मेरी नौकरी है तो मैं नहीं बोल सकता, तो इसको नौकरी नहीं बोलते, इसको गुलामी बोलते हैं। नौकरी एक सीमा तक होती है, हम मानते हैं सिविल सेवा आचरण संहिता हमारे ऊपर लागू होता है, लेकिन उसकी भी एक अपनी मर्यादा होती है। भाई कहाँ लिखा है कि रविवार को आप घर के बाहर नहीं जा सकते हो? कहाँ लिखा है कि आप आपके क्षेत्र के बाहर नहीं जा सकते हो? कौन सी किताब में लिखा, मुझे कोई बता दे। दूसरा जो आरोप है मेरे पे वो ये है कि मानपुर की केमिकल वाले मामले में आप लोगों ने प्रदर्शन किया, भड़काऊ भाषण दिया, असंवैधानिक शब्द बोले। आप बताओ, मेरे समाज को मारने के लिए षड्यंत्र हो रहा है क्या? मानपुर की अजनार नदी का पानी सिर्फ आदिवासी पीता है, दलित पीता है, पिछड़ा पीता है? ऐसा नहीं है। वो पानी नर्मदा में भी मिल रहा है और नर्मदा का जल सिर्फ मानपुर इंदौर जिले में ही नहीं जाता है, वो पानी गुजरात में भी जाता, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी जाता है और केनाल के माध्यम से शायद थोड़ा बहुत राजस्थान में भी जा रहा है। तो आप सोचो कितने राज्य प्रभावित हो रहे हैं। जो मानपुर के लोग हैं, आसपास के लोगों को थोड़ा पूछना जाके पता चलेगा कि वहाँ के लोग जो पानी पी रहे थे वो बीमार हो रहे हैं, गाय ढोर मर रहे हैं, विकराल परिस्थितियां निर्मित हो गई। वहाँ के नदी नाले तो ठीक है, बोरिंग में भी गंदा पानी आ रहा है, लाल पानी आ रहा है, एसिड युक्त पानी आ रहा है, और उसके लिए यदि हमने आवाज़ उठाई तो क्या गलत किया? भाई ये कार्रवाई किसको करनी चाहिए थी? हम गए नहीं होते तो वहाँ तो पानी भी नहीं मिल रहा था लोगों को, हम गए तो 2-1 लोगों के और नाम आए एफआईआर में, अब कार्रवाई हो रही है। तो हमने क्या गलत किया? वो भी संडे का दिन था, ठीक है। एक तीसरा आरोप पे मैं कसरावत गया, खरगोन जिले में। तो आप बताइए, खरगोन जिले में जो सेंचुरी है, सेंचुरी यार्ड में 1000 परिवार 1667 दिन से संघर्ष कर रहा था।
बुधवार का दिन था, मैं फील्ड गया, फील्ड में कुछ काम नहीं था, फ़ोन आया था मेरे पास, तो मैं घूमते घूमते आगे निकल गया। और देखो सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी उस दिन, ठीक है। तो यदि बुधवार को मैं गया, वहाँ पे सेंचुरी यार्ड में जो हज़ारों मजदूर थे, मतलब 1000 परिवार, मतलब एक परिवार में यदि 10-15 लोग भी रहते हैं तो 10 से 15,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं वहाँ पे, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है। और ये सब साम्राज्य ये पूंजीवादी व्यवस्था की जकड़ में, और उनके दबाव में ये सारे काम हो रहे हैं। तो आप बताओ, उनके आवाज़ बनने गए हम, उनका मनोबल बढ़ाने गए हम, और हमारे जाने के बाद भाई महेंद्र कन्नौज, सीमा दीदी, हम लोग गए थे, और हमारे जाने के बाद 50 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए वहाँ के मजदूरों के खाते में एक दिन में। और वहाँ पर पुलिस बल, देखो आप, फोटो वायरल हुआ है वहाँ का, हमारे जाने के बाद छावनी बना दिया है उस यार्ड के चारों तरफ, इतना बल लगा दिया है, पूरे जिले का बल लगा दिया उन्होंने। ये कहीं ना कहीं हमारी ताकत थी कि वहाँ के मजदूरों को कुछ तो मिला। और मजदूर पैसा ही नहीं चाह रहे हैं, उनको सैलरी से ही मतलब नहीं, उनको काम भी चाहिए। वो फ्री फोकट का भीख नहीं मांग रहे वहाँ पे, उनको अपना रोजगार वापस चाहिए। तो उसमें यदि हम शामिल हो रहे हैं, उनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो कोई गुनाह कर रहे हैं क्या? और सवाल किससे करोगे आप बताओ? सवाल किससे होता है? यदि मेरे को भूख लग रही तो मेरे माँ बाप को बोलूँगा ना, जो कमा रहा है उसको ही बोलूँगा। पड़ोसी को तो पूछने जाऊँगा नहीं कि मेरे को क्यों नहीं खाना खिला पा रहे हो। तो सवाल तो भैया जो जिम्मेदार है उससे ही होगा। और यदि मैंने मंच से सवाल किया है, समाज की पीड़ा को, तकलीफ को, मेरे उत्तेजित भावनाएं जो भी थी उस समय, आक्रोश जिस भी शब्दों के माध्यम से जाहिर हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने आर्टिकल 19(1) का वायलेंस किया है। और जो लोग सिविल सेवा आचरण संहिता का हवाला देकर मेरे पे कार्रवाई करवा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे हैं, सीधी बात तो ये, क्योंकि मेरे पे कार्रवाई होनी होती है तो कब से हो जाती, लेकिन वो ऐसा नहीं है। ये प्रशासन के ऊपर राजनेताओं का दबाव है। और दबाव किसका होता है आप जानते हो, रूलिंग पार्टी का ही होता है। अब उन्होंने दबाव बनाया, लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो दबाव अनुचित बना रहे और गलत जगह बना रहे और गलत इंसान पर हाथ डाल रहे हैं। अब आप लोगों ने, मैंने आपको मैं बता दूं, कल जब मेरे पास आदेश आया तो मैं आधे घंटे के लिए साइड में गया, गाड़ी लगा के ग्राउंड में, बीच में गाड़ी लगा के ना थोड़ी देर कांच बंद करके रो लिया मैं 10 से 15 मिनट अच्छे से। मतलब जितनी भी मेरी भावनाएं थी आंसुओं के माध्यम से मैंने निकाल दी, आक्रोश भी निकाल दिया, सारी चीज़ों भी। उसके बाद में मेरे पास फ़ोन आया, डॉक्टर आनंद राय का आया, भंवरलाल परमार दादा राजस्थान से आया, विक्रम दादा का भी आया, जितने भी हमारे समाज के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी है, सबके 1 घंटे के अंदर मेरे पास फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहा था, रात के 2 बजे तक फ़ोन ही आते रहे। रात के 2 बजे तक मैं बात ही करता रहा लोगों से, वेटिंग में फ़ोन आते रहे। मतलब इतना समाज का प्यार देख के, अभी भी मैं जो बोल रहा था बीच में इसलिए रुक रहा था, आंखों में आंसू आ रहे थे। ये जो आपका प्यार था, वो जो सम्मान मिल रहा है मुझे एक समाज का कार्यकर्ता होने के नाते, मुझे ऐसा पहली बार महसूस हुआ। इससे पहले जन्मदिन के रोज़ तो होता ही रहता, चलो ठीक है, वो खुशी का मौका रहता है। लेकिन कल जितने भी लड़के साथ में थे, हमारे अधिकारी कर्मचारी जो इमरजेंसी बैठक कर रहे थे मेरे लिए, वो सब हंस रहे थे और बोले कि हम हंसे कि इस ऐसे संकट की घड़ी में हंसे कि रोए। बोले ये जो माहौल बन गया है सोशल मीडिया पे मात्र 3 से 4 घंटे में, वो मेरे हिसाब से जो देश की दर्दनाक घटनाएं होती है उसी तरह था। और आक्रोश जो था, स्वाभाविक सी बात थी कि भाई यदि मैं बोलने वाला आदमी हूँ, मैं पढ़ा लिखा वर्ग से, मतलब मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अधिकारी कर्मचारी हूँ, समाज का कोई सर्टिफिकेट है, उसके बलबूते पर ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस पद पर हूँ। और यदि मैं समाज की आवाज़ में नहीं उठाता हूँ तो यार मेरे गांव वालों को क्या मालूम कि हाथरस में क्या हुआ, ऊना में क्या हुआ, नेमावर में क्या हुआ, मानपुर में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ हमारे आदिवासी बहन बेटियों के साथ। तो ये उनको थोड़ी मालूम। तो कौन बताएगा भाई? मेरे को माँ बाप ने क्यों पढ़ाया? इसीलिए पढ़ाया ना कि मैं समाज की आवाज़ भी बुलंद कर सकूँ, अपने परिवार के साथ साथ में समाज को भी सशक्त कर सकूँ। और यही तो रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन का मतलब ये प्रतिनिधित्व है समाज का, ये कोई भीख नहीं है। इसका मतलब है आप समाज का प्रमाण पत्र लेके उस समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
तो मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, डंके की चोट पर समाज की समस्याओं को मंच के माध्यम से रख रहा हूँ। तो भैया आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही? और तकलीफ हो रही तो ठीक है ना, थोड़ा झेलना सीखो, क्योंकि तकलीफ तो आप ही लोग दे रहे हो। आप झेलो, और आप झेल नहीं पा रहे हो तो आप लोग गलत करने की कोशिश कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो। तो मैंने अभी बीच में भी बोला था, एक मीडिया फेसबुक पे लिखा था मैंने कि आपको न्यूटन के लॉ पढ़ने की ज़रूरत है। अब आप कितना दबाओगे? आप जिस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो वो दुगनी रफ्तार से ही बाहर आएगी। और देख लिया आक्रोश, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में मैसेज ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने किसी को अभी तक रिप्लाई भी नहीं किया। मैंने बस स्क्रीनशॉट लिए और उनका स्टेटस इसलिए रखा कि यार उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, नितेश भाई पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज़ को। तो मैं सबके मैसेज पढ़ रहा हूँ, वो सारों के नहीं पढ़ पा रहा हूँ। लेकिन आपने जिस तरह से मेरा मनोबल बढ़ाया है, मैं डंके की चोट पर फिर से मैं उसी तरह से काम करूँगा। और मेरे को सस्पेंड किया, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बर्खास्त कर दे, मुझे कोई गम नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ मंच के माध्यम से, अभी फिर बोल रहा हूँ, भाई बिरसा मुंडा ने चमड़िया उधड़वा ली, सर कटा दिया। टंटिया मामा भूखे प्यासे नंगे भूखे घूमते थे, आपको हजारों एकड़ जमीन दी। बाबा साहब का संघर्ष, उनके बच्चे मर गए, वो कफन तक नहीं दिला पाए उनको। ये मामूली बात है क्या? तो उसके संघर्ष के सामने आपका संघर्ष क्या है? एक सस्पेंशन क्या है बताओ, क्या है? आप जो भी हो समाज के बलबूते पे, उसके सर्टिफिकेट के बलबूते पे हो, तो समाज के नाम पर एकाधिक बार सस्पेंड भी हो जाओगे। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो वीडियो भी शायद और ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो सस्पेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, होगा, चलेगा। और मुझे खुशी हुई कि मैं समाज के नाम पर सस्पेंड हुआ। मेरा आदेश आपने पढ़ा, स्पष्ट उल्लेख है, और ये आदेश लेकर अभी हम लोग जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय अच्छे वकील हैं, उनसे ही मुलाकात करने के लिए हम जा रहे हैं। डॉक्टर आनंद राय साहब ने बोला हमको, पर अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, तो हम 2-4 लोग जा रहे हैं। अभी मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं। हम उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और एक ऐसा जजमेंट आना चाहिए जिससे आदिवासी अधिकारी कर्मचारी, त्रिपुरा में आया, इससे पहले भी कई जजमेंट हुए हैं। तो भाई आप, मैं भी वनवासी कल्याण परिषद से निकला हूँ, शाखाओं से निकला हूँ, वहाँ कैसे कैसे अधिकारी कर्मचारी आके काम करते हैं मुझे पता है, मैं नाम नहीं लूँगा। लेकिन जब आप संघ कार्यालय में जा सकते हो, संघ के कार्यक्रम में जा सकते हो, तो एक अधिकारी कर्मचारी सामाजिक मूवमेंट में क्यों नहीं भाग ले सकता? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये। हमने किसी पार्टी का प्रचार नहीं किया, किसी पार्टी का झंडा नहीं उठाया, किसी पार्टी के विरुद्ध नारे भी नहीं लगाए, ना किसी पार्टी के प्रचार के लिए वहाँ पर नारे लगाए। तो फिर आप कैसे कह सकते हो, किस आधार पर निलंबित कर रहे हो? तो ये निलंबन मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समाज को इसलिए स्वीकार नहीं है कि आपने सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामाजिक कार्य करने से रोकने के लिए चैलेंज किया है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। और उसकी भड़ास सोशल मीडिया पे दिख रही है। गुजरात, महाराष्ट्र के सभी साथी कल आ रहे हैं, और आदिवासी समाज अलीराजपुर की कल आपातकालीन बैठक हुई थी, मुझे अवगत कराया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हमको कोई मतलब नहीं, नितेश भाई आपके साथ है, और कल की कल कार्यक्रम होगा और जमकर प्रदर्शन होगा, जंगी प्रदर्शन होगा। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, शायद एसडीएम साहब को भी दिया है, डीएम मैडम को भी दिया है। और हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही कोई अप्रिय घटना ना हो, अप्रिय स्थिति ना निर्मित हो इस जिले में। मैं पहले ही बोल चुका था वरिष्ठ अधिकारी को कि सर मुझे मालूम है कि हम नेतृत्व करता लोग हैं, जब हम दूसरों के लिए आंदोलन खड़ा कर सकते हैं तो नीतीश अलावा के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ मैंने कही थी। और ये आदिवासी समाज का मामला है, क्योंकि ये जो घटना है वो देश की सबसे बड़ी घटना है। ये अधिकारी कर्मचारी या बेरोजगार किसान, युवा, दलित, पिछड़ा वर्ग ही नहीं, इस देश का हर वो व्यक्ति जो जागरूक है, सब आहत हुए। और ऐसी घटनाओं के विरुद्ध हम लोगों ने यदि आवाज़ बुलंद की और आपने हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से न्यूटन का नियम आपको फिर समझ में आएगा, आप पढ़ोगे तो। और एक और शासन प्रशासन से भी मैं अपील करता हूं कि आपको यदि अनुसूचित क्षेत्रों में, अधिसूचित क्षेत्रों में किसी भी अधिकारी को नियुक्त करें, तो कम से कम वो उस क्षेत्र के 5वीं अनुसूचित शेड्यूल एरिया के बारे में ज़रूर अध्ययन करें, ताकि वो वहाँ की भाषा शैली, उनके संरक्षण के हेतु यूएनओ के निर्देश और जो राइट्स है हमारे संविधान में, उसको लेकर संवेदनशील रहे, ताकि हमारे हक अधिकार का संरक्षण बना रहे, हम भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें।
बाकी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत सारे मैसेज चल रहे हैं कि रविवार को जोबट में शायद उग्र प्रदर्शन होगा, लेकिन मेरी आप सभी से अपील है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, और संविधान में हमें जो अधिकार मिले हम उसी अधिकार के तहत वहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से शासन प्रशासन का जो भी आप मांग हो वो उनके समक्ष रखें। मांग रखने के बाद में हम जो भी विरोध प्रदर्शन करना चाहें वो उसी दायरे में रहकर करें। कोई भी गलत अप्रिय घटना नहीं होना चाहिए। बाकी आप सभी आए मेरे लिए, सोशल मीडिया पर आए, और मेरे लिए जिस तरह से आपने स्टेटस रखे, वीडियो जारी किए, वो मुझे लगता है आज तक मैंने मेरे सीएम पीएम के लिए भी नहीं देखा था, ऐसा लगा मुझे। तो इतना मनोबल मेरा आपने बढ़ाया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को क्रांतिकारी सलाम। आप सभी कल आइए, कोई दिक्कत नहीं, शांतिप्रिय तरीके से इस आंदोलन में भाग लें। और यहाँ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए दिल्ली तक कि आदिवासी अधिकारी कर्मचारी अपने हक अधिकार के लिए बोल सकता है। जब आदमी संघ की शाखाओं से बोल सकता है, दूसरे कार्यालयों से बोल सकता है, तो आदिवासी अधिकारी कर्मचारी क्यों ना अपने समाज के हक अधिकारों के संरक्षण के लिए, क्यों ना उनकी बहन बेटियों के खिलाफ हो रहे दुराचार के लिए अपनी आवाज़ उठाए। तो ऐसा एक मैसेज जाए, और यही मांग रहे हैं हमारी, और हम इस चीज़ को आगे तक ले जाएंगे। और एक जजमेंट ऐसा आना चाहिए ताकि भविष्य में हमारा अधिकारी भी खुलकर समाज के लिए आए। बस यही लड़ाई हमारी, बाकी कुछ नहीं। सस्पेंशन तो होते रहते हैं, लोग भ्रष्टाचार करके भी सस्पेंड होते हैं, कुछ ट्रैप होते हैं, और कुछ लोग बुरे काम करके भी फंसते हैं। लेकिन यदि मुझे आज गर्व हो रहा है तो बस इस बात के लिए हो रहा है कि मैं समाज के लिए कहीं ना कहीं सस्पेंड हुआ हूँ। और आप सबका प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। बाकी लड़ेंगे, जीतेंगे, और दमदारी से आवाज़ बुलंद करेंगे। मैं नहीं डरता। आप सस्पेंशन तो मैंने पहले ही, मेरे 2 साल 3 साल पुराने भाषण आप देख लो, तो उसमें स्पष्ट मैंने बताया है। तो सस्पेंशन से मुझे कोई डर नहीं। आप मुझे बर्खास्त कर दे तो भी कोई डर नहीं। बस ये सोच लो कि उन्होंने मुझे छेड़ा है और मुझे खुला कर दिया है। पहले मैं कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मेरा जो शासन प्रशासन के प्रति प्यार था, एक श्रद्धा थी, और जो अनुशासन बनाए रखता था, मैं मेरे रेवेन्यू के खिलाफ गलत शब्द नहीं सुनना पसंद करता था, और आज भी नहीं करता हूँ। मेरे तहसीलदार एसडीएम के खिलाफ कोई गलत बोलता था तो मैं वहाँ खड़ा रहता था, और समाज के नाते मेरी बात हर आदिवासी समाज का युवा सुनता था। अभी वैक्सीनेशन को लेकर भी हमारे युवाओं ने जो काम किया वो किसी प्रशासन ने नहीं किया, बता दूं मैं आपको। हम यदि बैठक नहीं रखते और हम यदि आह्वान नहीं करते तो ये जो वैक्सीनेशन हुआ ना, वो इस प्रतिशत पर नहीं आता, और अलीराजपुर का नाम प्रदेश में नहीं जाता। तो इतना अच्छा काम किया हमारे युवाओं ने, तो वो सब कहीं ना कहीं हम सब की अच्छी ट्यूनिंग की वजह से हुआ है। तो आप सबका सहयोग, मार्गदर्शन ऐसा ही बना रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और जोहार, जिंदाबाद, गुलगुलान जारी रहेगा।